त्यागी जी को, मुकेश त्यागी जी, आपने उनको टीवी पे चैनल पे बहुत देखा रहेगा और ये बहुत लीडर लोगों के पीछे की शक्ति है। वो बोलेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि मुकेश त्यागी जी क्या चीज है। उनसे भी बहुत साल के बाद में मिला हूँ, तो मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपने विचार व्यक्त करें। जी, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं, क्योंकि ये बॉर्डरलेस बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बड़े दिग्गज लोग, राम सुतराज जी जिनको आप सब जानते हैं, कैसे उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, जो मैं समझता हूँ विश्व में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है, वो आज हमारे 93 साल की वर्ष में इस आयोजन में आए हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। रविकांत पाठक जी ने अभी इतना सुंदर वर्णन दिया, स्वीडन से आए हैं, और मैं समझता हूँ कि उनका इंटेलेक्चुअल हाइट्स जो है वो ज़्यादा समय बिताएंगे तो पता लगेगा, लेकिन संक्षिप्त में उन्होंने बता दिया कि कितने महान व्यक्ति हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी गणमान्य अतिथि आप सब लोग आए हैं, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और देखिए, ऐसा है कि मैं प्रवक्ता हूँ और बोलता रहता हूँ, मुझे बोलने की आदत है। आई कैन स्पीक फॉर अस टुगेदर, but looking at the time constraint, I would like to touch upon some important points. What is important for all of us to take away from this borderless Baba Saheb Ambedkar's, which we need to understand the spirit. देखिए, हिंदुस्तान के ऊपर बड़े आक्रांता हैं। तमाम आक्रांताओं ने इस पर अटैक किया, ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल, तो देश को सोने की चिड़िया थी। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी जीडीपी जो है 1948 में चाइना से आगे थी, 76 तक हम आगे थे, लेकिन उसके बाद हम पिछड़ते चले गए। और ये अमृतकाल का महोत्सव है, और 2047 में मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को एक विकासशील देश से एक विकसित देश की कैटेगरी में लाना बहुत आवश्यक है। हम लोगों को सिक्योरिटी काउंसिल में एडमिशन मिला था मौका, लेकिन वो हमने गंवा दिया, वो हमने चाइना को दे दिया। जब चाइना का जिक्र आता है तो डॉक्टर कोर्टिस का नाम सबसे पहले आता है, और मेरी मुलाकात आपसे डॉक्टर कोर्टिस के कार्यक्रम से हुई थी। डॉक्टर कोर्टिस का भी इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था कि मैं समझता हूँ कि उससे हमको बहुत सीख मिलनी चाहिए। देखिए, चाइना भले ही हमारे विरोध में हो, लेकिन चाइना एक शक्ति है, और डॉक्टर कोर्टिस ने जो ब्रिज का काम किया है वो मैं समझता हूँ बहुत अद्वितीय है। जिस समय जैपनीज साइनो वॉर हुआ, मंचूरिया पे अटैक हुआ, तो उस समय बड़े लोग घायल हो गए, एंड आई थिंक चाउन लाई रिक्वेस्टेड जवाहरलाल नेहरू जी टू सेंड द मेडिकल मिशन। 6 मेडिकल डॉक्टर्स वर सेंट टू चाइना, एंड they worked day in day out, and Dr. Courtney married a Chinese nurse. He literally baptized himself into Chinese, but he brought so much of capital to India, so much of political capital to India, that today Dr. Courtney का स्टैचू जो है वो चाइना के अंदर, जबकि वो स्टैचू नहीं लगा। तो इतना बड़े काम हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोगों को एक मोहब्बत का पैमाना हमें देना चाहिए। देखिए, घृणा करना बहुत आसान काम है, आप आसपास घृणा कर सकते हैं, लेकिन घृणा करना जो है वो एक आपको मनोवैज्ञानिक सुख प्रदान करता है। लेकिन अगर आप प्रेम की भाषा में बोलेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई दुनिया में, इवन जो आपका सबसे कड़े से कड़ा दुश्मन है, वो भी आपका मित्र बनने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो ये जो है, अब देखिए, हमारे पास बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन थी, जैसे बेबीलोन, मेसोपोटामिया, लेकिन मुझे एक याद आता है कि यूनान, रोम, मिस्र मिट गए सब जहां से। यूनान, रोम, मिस्र मिट गए सब जहां से, मगर मिट्टी नहीं है हस्ती हमारी। कुछ बात है, कुछ ऐसी बात है, जबकि सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो हमारे इतने दुश्मन रहे, लेकिन भारतीय संस्कृति आज अपनी पराकाष्ठा पर है। और भारतीयों का जिस प्रकार से आदर पूरे विश्व के अंदर होता है, मैं नरेंद्र मोदी जी का नाम उसमें सबसे आगे लेना चाहूंगा। जिस प्रकार से विश्व के अंदर उन्होंने भारत की इज्जत को बढ़ाया है, तो उसके पीछे एक संदेश है। देखिए,
प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन जो बुनियाद आप रखे जाते हैं उसका फल जो है आने वाले भविष्य, आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। आज आप विदेश में कहीं पे चले जाइए, सर स्वीडन में रहते हैं, इनको महसूस होता होगा कि भारतीयों की इज्जत कितनी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। तो उसका श्रेय ये है कि हम लोग जो है एक सांस्कृतिक पुनरावृत्ति करने में लगे हुए हैं। बहुत से लोग कहते हैं संकीर्ण विचारधारा है, परंतु मैं समझता हूँ एक रेनेसा का वर्ड था यूरोप में, और किस प्रकार से रेनेसा हुआ, वहाँ पे पुनः साइंटिफिक इंडस्ट्रियलाइज रेवोल्यूशन हुआ, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ। उसी दौरान में लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, तमाम ऐसे आर्टिस्ट पैदा हुए क्योंकि उनको एक ऐसा माहौल दिया गया। और माहौल होना बहुत जरूरी है अगर आप क्रिएटिविटी को एक टॉप लेवल पे ले जाना चाहते हैं। अब देखिए बात आई बाबा साहेब की, 2-4 मिनट में एक्स्ट्रा बोल सकता हूँ। बाबा साहेब इतने बड़े व्यक्तित्व थे, इतने बड़े व्यक्तित्व कि उनको किसी भी शब्दों में समाहित करना इम्पॉसिबल। ही कांट बी कॉम्प्रीहेंडेड इन वर्ड्स बिकॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड हिज स्ट्रगल फॉर द लाइफ। देखिए जब आप स्ट्रगल करते हैं एंड देन यू मेक एन अचीवमेंट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ही सफर्ड ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन। अभी इन्होंने बात करी बड़ौदा में जो गायकवाड़ जी की स्कॉलरशिप लेकर के वो बाहर पढ़ने के लिए गए थे, जब वो लौट के आए, he was not even, he didn't have the house to stay because nobody offered him the house. Am I right? Yes. तो उनको घर तक नसीब नहीं था, जबकि वो गायकवाड़ की मंत्रालय के अंदर थे, इतना बड़ा उनका आधिपत्य था उसके बाद भी। लेकिन क्योंकि अनटचेबिलिटी जो है, अछूत का जो हमारे यहाँ एक जिसको कहना चाहिए कि सामाजिक विद्रोह था, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कैसे कर सकता है, ये मानवता के बिल्कुल खिलाफ है। तो उस दौरान उनको रहने की जगह नहीं, उनके घर में उनको क्लास में सबसे पीछे बैठा देते थे क्योंकि वो किसी एक जाति को रिप्रेजेंट करते थे, और उनके साथ तमाम यातनाएं हुई। उसके बाद भी उन्होंने अपना जो मुहिम है वो नहीं छोड़ा। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ पढ़े, इकोनॉमिक्स की, उन्होंने लीगल जूरिस्प्रूडेंस में काम किया, 2 PhDs करी। एक बार बीच में उनका पैसे खत्म हो गए तो उनको वापस आना पड़ा, फिर बड़ी मुश्किल से उनको कहीं से रिसोर्सेज करके फिर वो वापस गए, दूसरी PhD करी। तमाम उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ उनका एक ही मुहिम था कि किस प्रकार से दलित वर्ग को जो है ऊपर समाज के मेन स्ट्रीम में लाया जाए। आई थिंक दिस वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन मेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर, and he became the chairman for the drafting committee of Indian Constitution, which has undergone millions of amendments. As a matter of fact, I think 104, I'm not exactly remembering how many amendments the Constitution has gone through. He laid the foundation of India, which was based on equality, justice, fraternity, liberty. And secularism was added later on through 42nd Amendment in 1976. But actually he did not put secularism there because he understood the character of India is secular. And there has been some kind of miscreants who are trying to create the divide between upper caste and the lower caste. So he wanted to expose those people. He did not have any particular prejudice that yes Dalit, but लेकिन अगर दलित के साथ कोई उनको उनकी मानवता, क्योंकि उनकी देखिए बहुत से लोग होते हैं अपनी सियासी दुनिया चलाने के लिए आपस में झगड़ा कराते हैं। ब्रिटिश आर नोन फॉर दैट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। आपके समाज के अंदर भी, आपके परिवार के अंदर भी बहुत से ऐसे सदस्य होंगे जो नहीं चाहते कि आपस में दो भाई मिलके रहे, बाप बेटे के बीच के अंदर एक मधुर संबंध रहे। बहुत से लोग आते हैं आग लगाने वाले, दोस्तों के बीच में आग लगाने वाले। तो ये आग लगाने की जो प्रवृत्ति है ये मानवता के अंदर समाहित है। तो उनका संदेश बहुत बड़ा, तो उन्होंने मार्क्सिज्म को पढ़ा। अब आप ये देखिए मार्क्सिज्म और मैं समझता हूँ बुद्धिज्म में पूरा 2500 साल का अंतर है। और उन्होंने पहली बार मैं समझता हूँ मार्क्सिज्म को लेकर के और बुद्धिज्म के जो टेनेट्स है उनको मिला करके किस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर, तभी वो बॉर्डरलेस कहलाते हैं, क्योंकि उनकी जो फिलॉसफी थी वो खाली इंडियन से कन्फाइंड नहीं थी। He was interacting with the international personalities across the world. So he transcended his vision about the humanity at large. India was, of course, his prime focus, but his intention was that the way Marxism said, Marxism, if you guys have read Das Kapital and Communist Manifesto, there is a thesis, antithesis, and then you come out with the real conclusion. But he disagreed with Marx. He said we don't want the proletariat should have a revolution. We want basically an equitable society. Equality and justice were his prime mission of life. He even adopted Buddhism. बुद्धिज्म कितना बड़ा संदेश है। उन्होंने बुद्धिज्म के भी कुछ टेनेट्स को चैलेंज किया। मुझे लगता है 4 थियरी जो थी बुद्धिज्म की,
उसको उन्होंने चैलेंज करके उन्होंने अपनी एक कस्टमाइज बुद्धिज्म के जो इम्पोर्टेंट रेलिवेंट कंटेम्प्रेरी प्रिंसिपल्स थे उनको उन्होंने अपनी फिलॉसफी में समाहित किया और उन सबका समन्वय करके उन्होंने एक ऐसी समाज की रचना की परिकल्पना करी जो कि हिंदुस्तान को बहुत आगे तक ले जा सकता है और हिंदुस्तान एक राष्ट्र, जैसे अभी कहा, उस राष्ट्र की पुनरावृत्ति हो सकती है। लेकिन वो जो एक सांस्कृतिक पुनरावृत्ति है, वो जो एक सांस्कृतिक धारा है, उसमें हम सबको मिलना है। कोई व्यक्ति सुपीरियर नहीं है, कोई व्यक्ति इंफीरियर नहीं है। ये सब जो है सियासी मामले हैं। उनके रिलीजन पे भी बहुत सारे अपने रिजर्वेशन थे। उनके महात्मा गांधी जी के साथ भी, जो कितने बड़े थे, लेकिन उनके अंदर एक कलेजा था, एक कन्विक्शन था। उनको ना तो पद से वो लॉ मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के अंदर, उनको भी वो आलोचना करते थे। महात्मा गांधी जी का भी आलोचना करते थे। इवन आप जब आप पुनः 1935 का वो देखेंगे तो उन्होंने कुछ चाहा था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने अनशन कर दिया। और लेकिन उन्होंने अपनी आवाज को कभी दबाया नहीं, ना तो उनको पद की चिंता थी। तो मैं समझता हूँ ऐसा व्यक्तित्व बॉर्डरलेस आज पूरी दुनिया में। मैं अभी एक सुन रहा था, एक वाजपेयी एक लड़की है, she is in United States and she has done many researches on Ambedkar ji. She has written many books on that. इतना सुंदर ज्ञान दिया है उन्होंने अम्बेडकर जी के ऊपर। आज मैंने सुबह सुना और बड़ी ब्रिलियंट लड़की है, शी इज वाजपेयी। मैं अभी आपको नाम बताया तो उनका आप देखिए वीडियो। तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा व्यक्तित्व बाला साहब आगे क्या। तो बाबा साहेब को लेकर के मैं समझता हूं कि उन पे शोध होना चाहिए। उनके तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो देश को के उत्थान में हमारे बहुत काम आएंगे। और मैं तो उनके बारे में बहुत लंबा विस्तार में बता सकता हूँ किस प्रकार से उन्होंने महात्मा गांधी के आदर्श और उनके जो मूल्य थे उसको लेकर के, क्योंकि वो उस समय मैं समझता हूँ कंटेम्प्रेरी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे। और उनको ये लग रहा था कि हमारा जैसे 1935 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान जो ड्राफ्टिंग हुई थी उसमें सेक्शन आर्टिकल 17 था, जिन्होंने अनटचेबिलिटी दूर करी। आप देखें अनटचेबिलिटी जो खाली इंडिया में नहीं, उससे मार्टिन लूथर किंग जूनियर उन्होंने भी जो है इस अनटचेबिलिटी को, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अलग करने के लिए, और वो भी शांति के माध्यम से, नॉन वायलेंट तरीके से। तो ये ऐसा सुनहरा काल था, जैसे अभी उन्होंने बताया कबीर दास से भी वो बहुत प्रभावित थे। तो भक्ति काल के जो रैशनल आर्गुमेंट थे उन्होंने अपने अंदर लिए थे कि भक्ति काल में जो है मुझे लगता है रिलीजन को दूर कर दिया गया था और उस समय सिर्फ रैशनैलिटी की बात की गई थी। तो उन्होंने उस रैशनल को भी पकड़ा। तो ये जो बॉर्डरलेसनेस है उनकी, अब आप देखिए यार पूरे विश्व के अंदर किस प्रकार से जियोपॉलिटिकल टेंशन फैली हुई है। आप यूक्रेन और रशिया का वॉर देख लीजिए, लगे हुए हैं। ईरान इराक का वॉर 14 साल तक हुआ। अब कुछ ऐसे देश हैं जो पूरे विश्व की शांति को खत्म करने में लगे हुए हैं। ईरान के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब बनने की तैयारी हो रही है, वो बताना भी नहीं चाहते कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया के अंदर देख लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली इंडिया इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। आई थिंक वी विल बी सून टचिंग थर्ड लार्जेस्ट आफ्टर द यूके, एंड दैट काइंड ऑफ प्रोग्रेस वी आर मेकिंग डिस्पाइट मेनी कंस्ट्रेंट्स. China is against us, Pakistan is against us, including many other neighboring countries. Look at Manipur, how it is burning with the Myanmar. वहाँ पे 400 किलोमीटर का बॉर्डर है और वहाँ पे तमाम ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि नहीं चाहते कि देश हमारे प्रगति करे। तो देश के प्रगति के खिलाफ अगर हम आपस में भी विभाजित रहेंगे तो विभाजन जो है सबसे बड़ा फर्टाइल ग्राउंड है किसी भी जनता को आकर के आपके ऊपर पकड़ने का। यही कारण रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब देखा हम सब लोग विभाजित हैं तो उन्होंने सबसे मिलकर के उनको तमाम इस प्रकार के लुभावने वायदे किए, उनको खिलाया पिलाया, उनको बैठाया। तो वो उनका इरादा हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं था, हिंदुस्तान को लूटने का इरादा था। लेकिन हम लोग आपस में इतने विभाजित थे, आपस में इतनी घृणा थी। तो मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने इतना बड़ा संदेश हमको दे के, हम उनके संदेश को अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में अगर उतारेंगे तो मैं समझता हूँ स्वर्णिम जो इतिहास भारत का है वो दोबारा से उसकी पूरी बहुत अच्छा। धन्यवाद मुकेश जी, आपने जो कहा तो